नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है थमा चुनावी प्रचार, किसकी नैया होगी पार। जी हां, 2 सीटों के लिए प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में अब चुनाव प्रचार थम गया है। बुधनी और विजयपुर सीट पर सोमवार को प्रचार का आखिरी दिन था। इन दोनों सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। सीएम ने अकेले विजयपुर में ही 7 सभाएं की, तो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने विजयपुर के साथ बुधनी में भी पूरी ताकत झोंक दी। उपचुनाव में एक दूसरे को घेरने के लिए खरीद फरोख्त, हिंदुत्व जैसे मुद्दों की गूंज भी सुनाई दी। लिहाजा अब सवाल यह है कि इन दोनों सीट पर जनता को लुभाने में कौन कामयाब हुआ, किसके दावे और वादों पर जनता भरोसा करेगी। सवाल तो यह भी, क्या उपचुनाव में मिली जीत मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने में मददगार साबित होगी। आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। थम गया चुनाव प्रचार, दिग्गजों ने भरी हुंकार। बुधनी और विजयपुर सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार थम गया है। इन दोनों सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों ने जमकर हुंकार भरी। बीजेपी की बात करें तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ही 7 से ज्यादा जनसभाएं की और रोड शो के जरिए बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगे। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने भी सभाएं कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया। हालांकि अब प्रचार थमने के बाद बीजेपी ने फिर दावा किया है कि दोनों सीट पर बीजेपी जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ पर तैयारी के साथ मैदान में तो उतरी है और हम चुनाव को केवल चुनाव के समय नहीं, भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा में 365 दिन 24 घंटे काम करती है। इसलिए ये दोनों जो उपचुनाव हैं, विकास पर और गरीब कल्याण पर जनता की मुहर इन चुनावों में लगेगी। मुझे विश्वास है कि इन दोनों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी फिर विजय का इतिहास रचेगी। उपचुनाव में जहां बीजेपी के बड़े नेताओं ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, सांसद दिग्विजय सिंह समेत कई नेताओं ने मोर्चा संभाले रखा। इस दौरान कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर वार भी किए और बीजेपी के आरोपों पर पलटवार भी किया। और अब कांग्रेस भी दम भर रही है कि इस बार वो दोनों सीटों पर जीत का परचम लहराएगी। अब बहुत हुआ। विजयपुर में बिकाऊ उम्मीदवार रामनिवास रावत चुनाव हार रहे हैं और वहां जनता टिकाऊ उम्मीदवार को वोट देने जा रही है। बुधनी में भी जो पूर्व सांसद थे, जब वो सांसदी में कुछ नहीं कर पाए तो विधायक रह के क्या कर पाएंगे, ये भी जनता को पता है। और वहाँ भी बुधनी में भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। दोनों जगह कांग्रेस जीतेगी और आने वाले समय में आप देखिएगा कि कांग्रेस जो है हजारों मतों से दोनों विधानसभाएं जीत जाएगी। भले ही प्रदेश में 2 सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन माहौल किसी आम चुनाव जैसा ही देखने को मिला। पाकिस्तान हिंदू मुसलमान बटोगे तो कटोगे, बिकाऊ टिकाऊ जैसे मुद्दे की इस उपचुनाव में भरमार रही। कांग्रेस ने बीजेपी पर धर्म के आधार पर बांटने के आरोप लगाए, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए। खैर, अब चुनाव प्रचार थम चुका है। 13 नवंबर को वोटिंग होगी, लिहाजा देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों सीटों पर जनता को लुभाने में कौन कितना कामयाब रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी नेता योगेश गुप्ता, कांग्रेस नेता रितेश त्रिपाठी और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और पटेरिया जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं आज, क्योंकि आपने सुना है दोनों ही दावे कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही जीतेंगे हम दोनों सीटों पर, तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं 24 घंटे 365 दिन हम जनता की सेवा करते हैं, इसलिए जीतने वाले हम ही हैं। दोनों के अपने अपने दावे हैं। कहने को ये छोटे चुनाव हैं, 2 उपचुनाव हैं, लेकिन इस चुनाव में चाहे विधानसभा लोकसभा जैसे मुद्दे गूंजे, कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान 370, वो तमाम मुद्दे आ गए।
क्या लगता है आपको, कांटे का मुकाबला है? निश्चित तौर पर ब्रजेश जी, इनमें से एक सीट में तो कांटे का मुकाबला है, बहुत करीबी मुकाबला मान सकते हैं विजयपुर को। बुधनी में भी ये नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह बुधनी एक तरफा, मैं भी पहले कह रहा था कि एक तरफा बीजेपी की तरफ जाएगी, शिवराज सिंह चौहान का नाम ही काफ़ी है बुधनी में। लेकिन अब उस बुधनी में शिवराज सिंह चौहान को भी आखिरी दिन तक जोर लगाते हुए देखना, उनका मंच से लोगों से निवेदन करना, उनका जो है भाजपा प्रत्याशी रमाकांत भार्गव को लेकर जिस तरीके से करना कि भाई ये रमाकांत तो सांसद थे, सब जगह नहीं जा सकते थे, मैं विधायक हूँ आपका, मैं प्रतिनिधि हूँ, मेरा चेहरा देखो, रमाकांत का चेहरा मत देखो, ऐसे जो उनके द्वारा खुद बातें करना, इसके बाद लगता है कि बुधनी भी अब उतना आसान बीजेपी के लिए नहीं रहा। हो सकता है ये मार्जिन की लड़ाई हो सकता है शिवराज सिंह चौहान को लग रहा हो कि सामने से जो है किरार समाज का एक कैंडिडेट है, वो किरार बहुत सीट मानी जाती है, वहाँ से वही उसी समाज के लोग जीतते रहे, तो पुराने वहाँ से घिसे पिटे उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, जो खुद ही वहाँ से मंत्री भी रहे जीत कर, उनके भाई भी जीते हैं, शिवराज सिंह से चुनाव भी हारे हैं, उनको तगड़ा अनुभव है, बुधनी क्षेत्र की नब्ज से वाकिफ हैं वो, तो इसलिए हो सकता है कि वो जो मार्जिन बढ़ाने की कोई संघर्ष वहाँ पे कर रहे हों कि भाई मार्जिन इतना रहे कि जो है इज्जत बनी रहे, तो शायद वो कोशिश वहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन ये बिल्कुल मतलब चुनाव तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से या उनके नेताओं के शब्दों में कहें तो वो किसी भी चुनाव को आसान मानकर नहीं चलते। तो हम भी कहते हैं कि चुनाव तो कोई सा भी आसान नहीं होता है, क्योंकि जब आपको लगता है कि आप बिल्कुल लहर पर सवार हैं, जीत ही रहे हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता है, पूरी संगठन और सरकार की ताकत आप दमों में झोंक देते हैं, तो दमों का उपचुनाव जो है आप हार जाते हैं। जब पृथ्वीपुर में आप जो है पूरी कोशिश करते हैं, जिस सीट को कभी नहीं जीते हुए होते हैं, लेकिन आप उपचुनाव में पृथ्वीपुर जीत जाते हैं और चुनाव में फिर हार जाते हैं, तो निश्चित तौर पर चुनाव के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं, परिणाम किधर जाएगा, पलड़ा किधर भारी होगा, मतदाता क्या सोचता है आम चुनाव पे, उपचुनाव पे, कैंडिडेट पर। शिवराज सिंह चौहान लड़ते थे तो अलग बात थी, अब रमाकांत भार्गव हैं तो अलग बात है, अब उधर जो टिकाऊ बिकाऊ वाले जो उम्मीदवार हैं उन पर भी थोड़ा सा बोल दूं मैं कि जो अभी हम सुन रहे थे कि वो जो है बिकाऊ को स्वीकार नहीं करेगी, तो यही व्यक्ति रामनिवास रावत जब सिंधिया के साथ 22 लोग बीजेपी में गए थे तो ये टिकाऊ उम्मीदवार थे, टिकाऊ नेता थे, आपने उनको तो दोबारा टिकट देकर चुनाव लड़ाया, तब तक वो टिकाऊ थे, अब वो बिकाऊ हो गए हैं। तो ये जो टिकाऊ बिकाऊ का पैमाना है, ये दोनों दलों के नेताओं की सोच के हिसाब से बदलता रहता है। और अभी उनका ऐसा भी उम्मीदवार भी कौन सा है, वो भी तो आया ना दूसरे दल हाँ, से। वो भी बीजेपी छोड़कर ही आया है कांग्रेस में, तो बिल्कुल टिकाऊ बिकाऊ के बारे में ये जो बातें करते हैं, जनता में इसका कोई असर नहीं पड़ता है, जनता कुछ दूसरे मुद्दों पर वोट करती है, वो एक पैमाना वहाँ सेट होता है, लेकिन मुकाबला वहाँ पर करीबी मान सकते हैं। मुकाबला करीबी है, टिकाऊ बिकाऊ पे तो हम जवाब लेंगे रितेश जी से, लेकिन पहले योगेश जी आपके पास ही, आसान नहीं है रहा, शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री 7 सभाएं करते हैं, जनसभाएं विजयपुर में, शिवराज जी आखिरी तक लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि मैं हूँ आपके साथ, रमाकांत को नहीं मुझे देखिए, यहाँ भी इज्जत बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं आप, लगता है? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी और उसका संगठन कभी भी किसी भी चुनाव कभी हल्के से नहीं लड़ता, पूरी गंभीरता के साथ और पूरी अपनी ताकत के साथ हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उसका संगठन और उसका कार्यकर्ता उतरता है। तो निश्चित रूप से हम बुधनी उपचुनाव और विजयपुर उपचुनाव को लेकर आशान्वित इसलिए हैं कि हाल ही में हमारा संगठन महापर्व के दौरान जो हमको जनता का आशीर्वाद मिला है, 5 करोड़ 70 लाख से ज्यादा हमने नए सदस्यों को अपने संगठन में जोड़ा है, वो इस बात को प्रमाणित करता है 5 करोड़ 70 लाख मध्य प्रदेश के थोड़ी नहीं है, इतनी तो आबादी नहीं योगेश जी मध्य प्रदेश की, जितने आपने मेंबर बना दिए, बालिग आबादी नहीं होगी इतनी मध्य प्रदेश की, जितने मेंबर आपने बना दिए। क्यों भैया, आप एक मिनट प्रभु पटेरिया जी, 7.5 करोड़ मध्य प्रदेश की आबादी, तो बच्चे भी गिनेंगे कि वो बच्चा पैदा हुआ अस्पताल में ही बीजेपी की सदस्यता ले ली उसने। 5 करोड़ 70 लाख के करीब मेंबर बने हैं उसमें बीजेपी के, जनता पार्टी से, जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के। ये मतलब पूरे देश का आंकड़ा बता रहे हैं आप? नहीं योगेश जी, आपके अध्यक्ष झूठ बोलते हैं, इसका मतलब वो 1.5 करोड़ गिना रहे हैं, 1.5 करोड़ 1 करोड़ 64 लाख समथिंग कुछ फिगर दे रहे हैं आपके अध्यक्ष, तो वीडी शर्मा जी को समझाइए आप। नहीं, देखिए प्रभु पटेरिया जी, 1 करोड़ 70 लाख सदस्य जब बने थे, जब माननीय वीडी शर्मा जी ने अपने सितंबर माह में 15 सितंबर के आसपास ये बयान दिया, और अभी तक वो सदस्यता चालू है, तो अभी 5 करोड़ पहुंच गए। अरे गले नहीं उतर रहा है, अरे योगेश जी थोड़ा सा कम कर लो, योगेश जी ठीक, थोड़ा सा कम कर लो, कुछ परसेंट घटा लो, नहीं तो अध्यक्ष जी नाराज हो जाएंगे, फालतू में क्या मतलब है। नहीं, उनको आप झूठा साबित कर रहे हो। अपन विषय पे आए।
नहीं, थोड़ा सा कम करके बता दो। 5 करोड़ 70 लाख भाई, प्रदेश की जनता आपको योगेश जी बहुत अच्छे से देखती है, प्रदेश की जनता आपसे बहुत प्रभावित है, आपकी बातों को सुनती है। आप सही फिगर दे दें, जनता संतुष्ट हो जाएगी आपसे, नहीं तो क्या मतलब है, सवाल खड़े हो जाएंगे पार्टी पर। वो सही नहीं तो लगभग तक पहुंचा देना आप, नहीं तो रितेश जी वहीं से शुरू करेंगे, वहीं खत्म कर देंगे। देखिए, पूरे देश में 16 करोड़ से ज्यादा पूरे देश में मेंबर बने हैं, और ये लगभग जो संख्या है ये 2-2.25 करोड़ के आसपास हो सकती है। करेक्ट करता हूँ, चलिए 3.5 करोड़ घटा दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसी बात करेक्ट करता हूँ, है ना। अब मैं आपकी बात पे आता हूँ प्रभु पटेरिया जी। आपने कहा मंच से शिवराज जी निवेदन कर रहे हैं, आपके सीएम साहब 7 बार दौरा कर चुके हैं, तो हम हर चुनाव को पूरी गंभीरता के साथ लड़ते हैं, और जब मंच पर हमारे नेता खड़े होते हैं तो वो जनता से अभिवादन ही करते हैं, उनसे निवेदन ही करेंगे। और निश्चित रूप से बुधनी के लिए माननीय शिवराज सिंह चौहान एक ब्रांड है पूरे मध्य प्रदेश के लिए। चलो और मार्जिन उनके भी बता नाम दो, पर आप के बुधनी का कितने से जीतोगे आप? लगभग 1 लाख से ऊपर हम वोटों से बुधनी चलो का इसमें भी चुनाव थोड़ा कम जीतेंगे। करना है क्या? शिवराज जी, नहीं, बिल्कुल शिवराज कम जी नहीं से करना शिवराज जी से ज्यादा लीड दिलाओगे आप तो फिर रमाकांत भार्गव राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे, प्रभु केंद्रीय कृषि पटेरिया मंत्री जी, बन जाएंगे। प्रभु पटेरिया जी, आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल गारंटी के साथ बोलता हूं कि 1 लाख से ज्यादा मतों से राजकुमार पटेल ये चुनाव हारेंगे, और रमाकांत जी 1 लाख से ऊपर मतों से ये चुनाव जीतेंगे। उसका कारण है कि हमारी जन कल्याण से लेकर गरीब कल्याण तक की जो नीतियां है, बुधनी उपचुनाव के दौरान माननीय सीएम साहब की जो घोषणाएं हुई हैं, लाडली बहनों के खाते में 1 करोड़ 29 लाख बहनों के खातों में जो पैसा गया है, ये सब वो कारण है कि जिनके कारण बुधनी की जनता बार बार मध्य प्रदेश में भारतीय लेकिन जनता योगेश पार्टी जी तो पूरे को मध्य प्रदेश की आशीर्वाद बहनों के देती है। खातों में गया है ना, तो फिर विजयपुर में भी वैसा असर होना चाहिए। उसमें बुधनी की बहनों के खाते में भी गया है, विजयपुर की बहनों के खाते में वहां का भी फिगर लगभग यही बताएंगे आप। 1 करोड़ 29 लाख बहनों में बुधनी और विजयपुर दोनों क्षेत्र की बहनें शामिल। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत भी जो गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं वो दोनों क्षेत्रों में। आज हम आंकड़ों में उलझ गए योगेश जी। जी, आंकड़ों में नहीं उलझा। विजयपुर का भी आंकड़ा बता दीजिए, वहां कितने आपने सीट शिवराज है? जी से ज्यादा लीड बता दी आपने, बुधनी की, नाराज हो जाएंगे वो भी अब। नहीं, 1 लाख से ऊपर जीतेंगे ये तो गारंटी है, क्योंकि 1,04,000 कुछ से तो शिवराज जी जीते थे, आप रमाकांत भार्गव को ज्यादा से जिता रहे हैं, फिर वही समझ लो। आप दो नेता को नाराज कर रहे हो, उधर वीडी शर्मा को, इधर शिवराज जी को। प्रभु पटेरिया जी, बुधनी में हमारे मीडिया के जो साथी हैं उनके माध्यम से जो जानकारी हम तक पहुंची अरे है, मीडिया तो फैल हो गया ना आपके विधानसभा में भी, लोकसभा में भी। नहीं, ये पत्रकार, यदि मीडिया के साथ ही मतलब हमारे जैसे पत्रकारों की बोल रहा हो तो उनके तोहमत मत लगाइए आप। आपके मीडिया ग्रुप के लोग हो तो फिर मान लेते हैं। वही बोल रहा हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी मीडिया ग्रुप के अच्छा, जी, हाँ, माध्यम से हाँ, राजनीतिक दल के नेताओं का तो काम ही है बड़बोले। मैं उसके आधार पर ये गारंटी के साथ कहता हूं कि बुधनी में राजकुमार पटेल 1 लाख से ज्यादा मतों से चुनाव हारेंगे। बुधनी की जनता उनको पहले भी 2 से 3 बार नकार चुकी है, और स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की नीति और रीतियों से प्रभावित होकर, और माननीय शिवराज जी ने जो बुधनी की जनता के लिए किया है, ठीक वो है, बुधनी थोड़ा क्षेत्र विजयपुर पे भी थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए गुप्ता जी, थोड़ा सा विजयपुर पे भी। विजयपुर में रामनिवास रावत जी हमारे, वो भी एक दमदार प्रत्याशी हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पर 7 से 8 सभाएं ली है, और पिछले 2 हफ्ते पहले जो वो आम सभाओं में घोषणाएं करके गए थे, अगर आप मुझे 1 मिनट का समय दे तो आंकड़ों के माध्यम से आप तक वो बात पहुंचाना चाहूंगा। नहीं, मैं चाहता हूं आज आंकड़ों पे बोलिए मत आप, गलत आंकड़े आ गए आपके पास। टंग स्लिप हो जाती है कई बार ब्रजेश जी, माना मैंने आपकी बात, और प्रभु पटेरिया जी बड़े सम्मानी है मेरे लिए। नहीं योगेश जी, हम आपका भी बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए हमने संशोधन करा दिया। हाँ, मैंने संशोधन कर भी लिया आपकी बातों से, धन्यवाद आपको उसके लिए। विजयपुर सीट भी हम निश्चित रूप से जीते। ठीक है, तो रितेश जी उम्मीद करेंगे आपके आंकड़ों पर ना जाए, आगे की बात हम करें। वो कह रहे हैं दोनों ही सीटों पर हम जीतने वाले हैं बड़े मार्जिन से, बुधनी में 1 लाख से। और जो टिकाऊ बिकाऊ की आप बात कर रहे हैं, वही आपके लिए पहले टिकाऊ थे, अब बिकाऊ हो गए हैं, तो आपका उम्मीदवार भी तो दूसरी दल से आया है, तो ये मुद्दा आपका चल पाएगा क्या? जी नमस्कार, आपके चैनल के सभी दर्शकों को सबसे पहले तो नमस्कार करता हूं। आप तक मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी आ रही है, बोलिए रितेश जी। आ रही है। और मैं हमारे साथी योगेश गुप्ता जी को 5 करोड़ 70 लाख सदस्य बनने पर हार्दिक
गला बैठ गया आपका 5,70,00,000 तो मैं भी बोलते बाद में कहूंगा। बोलते ब्रजेश जी ने मना किया था विजयपुर में फिगर मत लोकतंत्र बोलना। की गरिमा को आपने दांव पर लगाते हुए किसी व्यक्ति के बिना चुनाव जीते ही उसको मंत्री बना दिया। इस बात के लिए भी आपको नहीं, बधाई चुनाव के जीत पात्र के ही हूं। आया था भाई, वो सदन का सदस्य था, तब तो मंत्री बिल्कुल बना। नहीं, इस समय वो चुनाव में इस समय वो कैंडिडेट है, उन्होंने इस्तीफा अपने पद से दे दिया ब्रजेश जी। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो आप मुझे सही कमलनाथ करें। क्या पैदाइशी विधानसभा का चुनाव जीत गए थे? तो क्या उन्हें क्या बना दिया गया है कमलनाथ जी को? अभी तो बात बुधनी और नहीं वहां नहीं, की हो रही, तो वहां पे हम आपने बात करें। कहा तो हमने बताया कि कमलनाथ जी पहले मुख्यमंत्री बने थे, बाद में चुनाव लड़कर विधायक बने थे। मैंने मान लिया कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, पर उन्हें सदन ने नेता पहले ही चयनित कर लिया था। और जब सदन स्थित तो हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री और भी मामले सदन में नहीं चुना जाता नेता भैया रितेश जी। ठीक है, इनको नेता भी चयनित नहीं किया गया, इनको चुनाव रितेश जी, जीतने आप के भी लिए मुझे लगता है भटक गए मंत्री बनाया गया भाई। है। ये तो विधायक चुने पहली हुए बात। थे ना, मंत्री बनाया उनको, चुन के आए थे जनता ने, अब दोबारा अभी जनता तो के बीच पद में से गए। इस्तीफा दे दिया था ना ब्रजेश जी, अभी तो पद से इस्तीफा दिया है रामनिवास रावत जी ने या नहीं दिया है? अभी वो वहां के कैंडिडेट हैं सिर्फ। और इस तरह से किसी कैंडिडेट को आप अगर लोक लुभावने की एक निष्पक्ष राजनीति होनी चाहिए, वो चुनाव प्रक्रिया के तहत गुजर रहे हैं, उन्हें चुनाव जीत कर आने दीजिए, बाद में निश्चित तौर पे आप उन्हें मंत्री बनाइए, मुख्यमंत्री बनाइए, आपकी इच्छा है। पर अभी वो चुनावी तो एक तरह से जनता को प्रलोभन देने का, मैं ऐसा मानता हूं जनता के लिए आपने प्रलोभन करने वाला काम करने किया है। मतलब आप मान रहे हैं कि मंत्री हैं इसलिए उनका पलड़ा भारी है, जनता उनके फेवर में जा सकती है। ब्रजेश जी, आज की डेट में जो वीडियो मेरे पास आ रहे हैं, दरअसल ब्रजेश जी थोड़ी बात पूरी करने देंगे तब मैं आपकी बात का भी आंसर कर पाऊंगा। आपने पहले ही काउंटर कर देंगे तो कोई आंसर ही नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, बोलिए, तो आज बोलिए। की डेट में जो वीडियो आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक नेता के अंदर अफरा तफरी मची हुई है, भाग दौड़ मची हुई है। और जिस तरह से योगेश गुप्ता जी की बातें आ रही थी, वही हाल कामोश आज पूरे भारतीय जनता पार्टी का ऊपर से लेकर नीचे तक है। सारी बातें हवा हवाई की है। आप लाडली बहना की बात करते हैं, आप यूरिया की बात क्यों नहीं करते, आप डीएपी की बात क्यों नहीं करते, आप जो किसानों को एमएसपी देने की बात हुई थी आप उसकी भी बात करिए। किस तरह पूरे क्षेत्र में, पूरे देश में, प्रदेश में आज एमएसपी के नाम पर किसान मारा मारा फिर रहा है। लाडली बहनों के खाते में 3,000 देने की बात हुई थी, वो कब दिए जाएंगे? मध्य प्रदेश अपराध की राजधानी बनता जा रहा है, उसकी आप क्यों नहीं बात करते? मध्य में बेरोजगारी दर की आप बात क्यों नहीं करते? तो मध्य प्रदेश को अपराध तो ये और सब भ्रष्टाचार करेंगे तो का आप क्या करोगे रितेश जी? ये कांग्रेस क्या करेगी फिर? सभाओं में यही तो सब बोलेगी। और आपने कहा है कि अफरा तफरी मची है, भगदड़ मची है, तो दीपक जोशी उधर से तो आपके इधर से यहाँ आ रहे हैं और आप कह रहे हैं इधर से भगदड़, यहाँ से कौन चला गया उधर? मैं उस तरह के आने जाने की बात नहीं कर रहा हूं कि बिकाऊ और टिकाऊ में तो पहले ही आपने सारी बातें क्लियर कर दी हैं। और इक्का दुक्का नेता जो उनकी पार्टी के नेता वो आते जाते हैं, उससे कोई बहुत प्रभाव पड़ता है। हम तो कहते हैं हमारी पार्टी कचरा छन छन के भाजपा में जा रहे, उसमें कोई बुराई नहीं है। अब गंगा की तरह कांग्रेस पार्टी साफ सुथरी हो गई है और निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। ब्रजेश जी, देखिए ना, कमलनाथ जी ने खंडन किया है, किस बात का? कुछ तो होगा उनकी तरफ से खंडन। यदि कल आया तो कहीं तो कुछ धुआं उठा होगा। ये तो हवा, आज मैं आरोप लगा दूं आपके चैनल के माध्यम से, शिवराज सिंह कांग्रेस में आ रहे हैं। ये खंडन अंडन की तो बात उन्होंने कहा कि मीडिया का अरे आपकी बात को कौन मानेगा भाई? कमलनाथ जी की बात को मानेगी दुनिया। देखिए मानता कब है ना रितेश जी कोई कि झंडे डंडे बदल जाते हैं, लोगों की भाषा बदल जाती है, तब लगता है। वो मेहनत कर रहे हैं फील्ड में, और उनका अभी आप कह रहे हैं गंगा की तरह पवित्र हो गई है, तो ये कोई गारंटी है कि भविष्य में कोई नहीं जाएगा? फिर कहोगे आपके यहाँ थोड़ी बहुत गंदगी रह वो गई। अजय सिंह राहुल उधर और राजेंद्र शुक्ला के गले मिल रहे हैं बिंदे में। आपके इलाके में है ना रितेश जी? समय समय पर रहता है। अरे रितेश जी, आपका इलाका है ना? अजय सिंह राहुल राजेंद्र शुक्ला के गले मिल रहे थे अभी परसों नरसों। कौन गले मिलना? लोकतंत्र की गरिमा है, एक दूसरे का सम्मान करना। हमारा सिर्फ उनसे विषयों पर लेकर विषयांतर है, विषय पर लेकर, हमारे मुद्दों पर लेकर हमसे। अब वो चले गए मान लो तो गंगा फिर उनकी, हम उनको गोली नहीं मार रहे, हम उनका विरोध नहीं कर रहे, हम उनके विषयों पर अपनी पृथक राख रखते हैं। जिस तरह से वो भारत की गरिमा को ताक पर रखकर निर्णय लेते हैं, हम उसका विरोध करते हैं। बाकी हमसे हमारा कोई द्वेष या अच्छा, नहीं है। हाँ आपकी बात हो गई। अच्छा ये बता दो कि बीजेपी इतनी खराब पार्टी है, इतनी सारी बुराइयां गिना दी, कुछ सुशासन चलाना नहीं आता, अपराध गिना दिया आपने, सब कुछ गिना दिया आपने। मध्य प्रदेश में 20 साल से बीजेपी को जनता वोट दे रही है। देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी को जनता ने वोट दिया। तो भैया जनता जो वोट देने वाला, जो पीड़ित दबित शोषित होगा, विरोध में जाएगा ना। आपकी तरफ कोई जाता क्यों नहीं है? आप लोग इतने गंगा की तरफ पवित्र हो, निर्मल हो, इस पानी को पीने लायक क्यों नहीं समझता आदमी? आचमन लायक भी नहीं समझ रहा गंगा को आपकी। 29 में से 29 इसलिए दे दी।
प्रभु जी अब मेरी बात पूरी हो जाने दीजिएगा। 70 सालों तक कांग्रेस ने देश में राज किया है, इस बात को भी आप मानते हैं। 70 साल तक भारतीय जनता पार्टी किसी अन्य दल को सत्ता नहीं मिली है देश में, और हर जगह एक पीक पॉइंट आता है कि हम वहां पर आपको कुछ दिनों के लिए सत्ता हो या कोई भी चीज हो जाए, व्यापार हो, आपको दूर रहना पड़ता है। पक्ष और विपक्ष सिक्के के दो पहलू हैं। 15 मतलब 15 साल ने तो फिर रितेश जी, जी आपके इस त्याग के लिए देश की जनता आपको दिल से धन्यवाद देती है कि आपने दूर रहने का फैसला किया। आप कम से कम अगले 25 साल तक दूर रहने का फैसला कर लें। हाँ प्रभु जी, हम निरंतर, एक तो आपका नाम इतना प्यारा प्रभु जी। अरे मत लो नाम आप तो भाई मेरा। मेरी बात सुनिए प्रभु जी, मेरी बात सुनिए प्रभु जी। नहीं, यदि प्रभु जी से ही प्यार किया होता, इस नाम से ही प्यार किया होता तो ये हालात नहीं होते आपके। सारा संकट तो वहीं से खड़ा हुआ है। एक की बात सुनता हूं, दूसरे की सुनी नहीं पाता हूं, इसलिए मैं अभी योगेश जी जैसे हवा हवाई के आंकड़े बताना चालू कर दूंगा, इसलिए एक एक करके काउंटर करिए, मैं आपको जवाब दे पाऊंगा। जी बोलिए। जी आप बोल रहे थे, क्या सवाल आपने किया ब्रजेश जी? मेरे को आवाज मैं ये नहीं कह रहा आई, था, समझ आपको नहीं। नाम बड़ा प्यारा लगा, इस प्रभु के चक्कर में ही तो आप बाहर हो गए कि कभी आप हम राम को कहीं- काल्पनिक कहते थे, कभी राम मंदिर से आपको वो हो गई प्राण प्रतिष्ठा से, ब्रजेश- और आप इतना ही ब्रजेश प्यार जी- उमड़ रहा है। ब्रजेश जी आपको मैं बताना चाहता हूं, राम का अर्थ होता है राष्ट्र मंगल की कामना। जब आप करते हैं तब आप राम को, प्रभु के कई रूप हैं, हम मानवता के रूप में प्रभु की पूजा करते हैं, हम घंटी बजा के। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि इतना ही इनको राम से लगाव था तो अयोध्या की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार क्यों दिया? चित्रकूट में हारे, नासिक में हारे, अयोध्या में हारे, बालाजी धाम में हारे। आप ऐसी सीटों पे हार गए जहां पे प्रभु ने संघर्ष किया है, प्रभु ने समय दिया है, जहां पे प्रभु के भक्तगण रहते हैं। तो कहीं ना कहीं देश की जनता ने और भगवान राम ने भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट संदेश दिया है कि तुम हमारी नीति और रीत, हम मेरे द्वारा मतलब बताए गए आपको 4 से सीटें लेकर ही खुश हैं। बात को आपको स्वीकारना पड़ेगा, और प्रभु से लगाव, चाहे वो प्रभु हो चाहे ये प्रभु हो, इन दोनों ही प्रभु से हमारा बराबर लगाव है, इसमें कोई संदेह नहीं है, निसंदेह। जो भगवान राम की आदत है कि वो जो है, जो उनसे घृणा करते हैं उनको अपने पास रखते हैं, इसलिए वहां पे जिता दिया होगा। ये तो आपकी मनगढ़ंत बात है, इसका जवाब तो आपकी भी मनगढ़ंत बात है भैया। अयोध्या में बीजेपी नहीं हारी है, फैजाबाद सीट है वो। फैजाबाद सीट पे हारी है, अयोध्या में नहीं हारी है। ये भी आपकी मनगढ़ंत बातें हैं। क्या पूरी सीट का नाम ही बदल दिया आपने? अयोध्या सीट से आप भारतीय जनता पार्टी को, अयोध्या नाम की कोई लोकसभा सीट नहीं है इस देश में। अयोध्या नाम की कोई लोकसभा सीट नहीं है, गूगल कर लो। प्रभु को, अरे आप सुन तो लीजिए प्रभु जी, खुद बनारस की सीट पर जुम्मा 1 लाख वोट से हमारे पीएम साहब जीत कर आए, इसका ये स्पष्ट संदेश है। चित्रकूट की सीट से भारतीय जनता पार्टी हार गई, अमेठी में जो हारे थे पिछले चुनाव में, तो भारतीय जनता पार्टी के लेने के देने पड़ गए, इस बात को आपको स्वीकारना पड़ेगा। मतलब 1-1.5 लाख से जीत जाए, वो भी जीत नहीं, 99 लेकर आप भी कह रहे हैं कि हमने पूरे देश में परचम फहरा लिया, देश के प्रधानमंत्री और वो जीत कर भी हार गए। लाख से जीतने वाले जीत है, बिल्कुल जीत चलिए है। माफी पर चाहता कहीं हूं ना क्योंकि कहीं समय की अहंकार- बाध्यता है रितेश जी, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर दोनों ही उपचुनाव पर दोनों ही दलों ने जोर लगाया, पूरी ताकत लगाई है। अब जनता किसको चुनती है, किसकी बातों पर, किसकी वादों पर, किसके काम पर भरोसा करती है, ये तो आने वाले समय में जब परिणाम आएंगे तब पता चलेगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।